दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सर मोहम्मद इश्तियाक बेग जी की शानदार कहानी सुनेंगे। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो टेलर मास्टर था, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पान की ठेली लगाता था और आज वो 12 लाख की टाटा निक्सॉन गाड़ी में चलता है। वो इस सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचे, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। बीएम गुप्ता सर बहुत बहुत थैंक्स, और जितेंद्र शर्मा सर को बहुत बहुत थैंक्स सर। इतने इस मंच पे मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और हमारे भाग्य विधाता हमारे बीसी छाबड़ा जी को भी बहुत बहुत थैंक्स सर। आज इस मेडिकल मॉर्निंग सेशन में मेरा सौभाग्य है कि बोलने को मौका मिल रहा। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ मेरा परिचय से। मेरा नाम इश्तियाक बेग है, लोग मुझको एरोस के नाम से जानते हैं, और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूं। और आरसीएम बिजनेस मेरे लाइफ में 2007 में आया, और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 14 साल की उम्र से टेलरिंग का काम करता था। मैं कपड़े सिला करता था 14 साल की उम्र से। किसी कारणवश मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसी कारणवश मैं भी स्कूल नहीं गया। यानी भारत सरकार की नज़र में आप एक तरीके से कहिए कि मैं अनपढ़ हूँ। मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। मुझे काखा गागा ABCD कुछ भी नहीं आता था, 1 2 3 भी नहीं आता था। इसलिए मुझे टेलर का काम करना पड़ा। और टेलर का काम, मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन वो भी मेरे ही जैसे। 2 बहनों को मेरी मम्मी ने किसी तरीके से किसी के कहने पे स्कूल भेज दिया। मेरी उम्र 10 साल हो चुकी थी जब मैं स्कूल को भेजने की बारी आई, तो लेकिन और जब 10 साल का मैं हो चुका तो स्कूल में मुझे लिया ही नहीं गया। स्थितियां बहुत सारी नाजुक ऐसी थी। पापा मेरे WCL कोल माइंस में थे, लेकिन किसी कारण संगत की वजह से वो जीवन में अपने कोई उनके सपने नहीं थे। एक छोटे से मकान में हम लोग सफ़र शुरू किए। छोटा सा मकान मतलब एक झोपड़ा हुआ करता था, और उस झोपड़े में हमने समय बिताया। और ऐसे भी समय बिताया है कि उस झोपड़े में पानी अगर वर्षा करता था तो खटिया को इधर से उधर तब छूता था। फिर पिताजी को हमें WCL की जॉब में बड़े सालों के बाद में एक क्वार्टर मिलता है। उस क्वार्टर में रहने का मौका मिलता है। जैसे ही क्वार्टर मिलता है उसके 2-4 साल के बाद पापा हमारे रिटायर हो जाते हैं। पापा रिटायर होते हैं 2006 में। उनको पेंशन आती है, वो भी पेंशन नहीं है, वो टेंशन है। आज उनको 2 से 3 हज़ार रुपये की पेंशन आती है, वो भी उनके दवाई का भी खर्चा नहीं है। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी की नौकरी में पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन अपने पूरे लाइफ में कभी एक मकान और एक साइकिल के बारे में नहीं सोच पाया। 2 बहनों की किसी तरीके से यहाँ वहाँ से दूसरे के घर से शादी करके कैसा भी कर दिया था। फिर उसके बाद में जो है कि लाइफ हमारी शुरुआत होती है। मैं टेलर का काम करता हूँ। सपने बहुत बड़े थे, कुछ करना चाहता जीवन में, लेकिन कोई रास्ता नहीं नज़र आता। मैं टेलर के साथ साथ मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं कपड़े का भी बिजनेस करना शुरू करता हूँ। टेलर के साथ मैं कपड़े भी लाता था, सिल के मैं बेचता था कि सिल आएंगे मेरे पास में, अगर कपड़े सिलाएंगे तो आपको इतने में मिलेगा, पैंट शर्ट। मैंने कपड़े का कारोबार शुरू किया। उसके बाद मैं CD प्लेयर की दुकान मैंने चलाई। सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मुझे पैसे वाला बनना था। मैंने पान ठेला भी चलाया, यहाँ तक फिर मैंने राजनीति में भी कदम रखा। लेकिन कई जगह हाथ पैर मारने के बाद जीवन में कुछ नहीं दिख रहा था। सुबह 7 बजे दुकान खोलते थे, रात के 10 बजे दुकान को बंद करा करते थे। ये दिनचर्या मेरी हुआ करती थी। तभी मेरे लाइफ में आरसीएम बिजनेस 2007 में आता है। 2007 में सुबह के 7 बजे आरसीएम बिजनेस, मेरे को एक पान ठेले पे मुझे आरसीएम बिजनेस का प्लान मिलता है। एक व्यक्ति पान ठेले पे पान ठेले वाले को मार्केटिंग प्लान दिखा रहा होता है। जब पान ठेले वाले को दिखा रहा होता है तो बस कुछ बात ऐसी कर रहा होता जो विश्वास वाली नहीं थी। वो पान ठेले वाले को बोल रहा था कि साबुन लगाने से लाखों रुपया महीना आएगा, नमक खाने से लाखों रुपया महीना आएगा, कपड़ा पहनने से लाखों रुपया महीना आएगा।
इस तरीके की बातें जब वो पान ठेले वाले से बोल रहा था, तो सुबह मुझे दुकान अपनी खोलना था, तो मैं पान ठेले पे विजिट करने के बाद ही दुकान खोला करता था। जब देखा कि एक व्यक्ति इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहा था, मुझे लगा ये आदमी पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? नमक खाने से लाखों रुपए महीना कैसे आ सकते हैं? कपड़े पहनने से लाखों रुपए महीने कैसे आ सकते हैं? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मुझे लगा, जब वो व्यक्ति बोलता है मेरा नाम यह है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे लगा कि ये यूपी नाम बताया, महाराष्ट्र में, इसका मतलब ये पक्का भैया आदमी है, बेवकूफ बनाएगा। यानी मेरे को ऐसा लगा कि बेवकूफ बनाने वाला काम है। फिर उसके बाद में जब इस बात को मैंने शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ, 2 घंटा उनके साथ बहस होती है। बहस होने के बाद में वो व्यक्ति मेरे से एक सवाल पूछता है। बेग साहब बोले, अगर मेरे एक सवालों का जवाब आप दोगे। मैं बोला पूछिए, क्या पूछते हैं? बोले सोना और पीतल को आपने देखा है? मैंने बोला हाँ देखा है। लेकिन बोले सोना और पीतल को अगर आपको बिना बताए 10 कदम दूरी पे रख दूं, तो क्या आप बता सकते हैं सोना क्या पीतल क्या? मेरा जवाब था कि नो, नहीं बता सकता, कि दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सोना सोना पीतल पीतल। बस यही बात वो मेरे को बताते हैं कि देखिए, आप सोना और पीतल को दूर से देखने में तो एक जैसा, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तो दोनों में अंतर है। उसी तरीके से समुद्र को किनारे से देखोगे तो कोई झाग नजर आएगा, उसकी गहराई में उतर जाओगे तो मोती मिल जाएगा। बस यही इसी तरीके से मार्केट की साबुन और आरसीएम की साबुन में सोना और पीतल का अंतर। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो एक मीटिंग हो रही है, एक सेमिनार हो रहा है, उसका 30 रुपए का टिकट लगेगा। और 30 रुपए अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं होता है कि 30 रुपए मेरे फालतू जाएंगे, तो मैं आपको 30 रुपए के 60 रुपए दूंगा। जब वो व्यक्ति इस तरीके से बात करता है, यार 30 रुपए के 60 रुपए दूंगा मैं आपको, तो मेरे को लगता है व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। फिर मजे की बात ये होती, 30 के 60 देने के बाद वो व्यक्ति बोलता है आपको कम से कम 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। 3 घंटे का समय निकालने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं आपका 3 घंटे भी बर्बाद किया हूँ और आपके दुकान का नुकसान अगर 500 रुपए होता है, तो मैं उसके 1000 रुपए भी देने को तैयार हूँ। बस एक बार उस सेमिनार में आप आइए, मेरी बात पे विश्वास के लिए। मुझे लगा इतने कॉन्फिडेंस से एक व्यक्ति बोल रहा है। तो एक यूपी में कहावत थी कि लेओ न देओ जरा देखते लो, देखने में क्या जाता है। तो देखने के हिसाब से जो है कि मैं वो टिकट ले लेता हूँ, 30 रुपए की टिकट लेके रख देता हूँ, मैं काउंटर में अपने भूल जाता हूँ। वो व्यक्ति का मुझे 2 दिन पहले फोन आता है कि साहब याद है ना, अपने को 2 दिन बाद चलना है। मैं भूल चुका होता हूँ, मैं टिकट को ढूंढता हूँ। टिकट ढूंढने के बाद में फिर वो टिकट मेरे पास में मैं संभाल के रखता हूँ। फिर वो 1 दिन पहले मुझे फोन करते हैं कि पता है ना मीटिंग में जाना है। फिर मैं मीटिंग में जाता हूँ, वहां पे मुझे कुछ याद नहीं रहता है, आधा घंटे कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। जिसको देखिए वो आ रहा है और मीटिंग में ताली बजा रहा है। और ये सावनेर आईएमए हाल की बात मैं बता रहा हूँ, यानी सावनेर नागपुर से 35 किलोमीटर पे वहां पे। और वहां पे एक ऐसे लीडर आए हुए थे जिनकी उस समय में महीने की इनकम 70,000 रुपए थी। तो जो लीडर आए हुए थे, तो वहां पे जो है कि मैं पहली बार इस तरीके की मीटिंग में गया था। तो आधा घंटे कुछ समझ में नहीं आया। आधा घंटे के बाद एक व्यक्ति बोलता है, अब आपके बीच में मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो कि इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर है, महीने की 70,000 रुपए की इनकम है। मैं खड़ा हो जाता चेयर पे, एकदम यानी स्टैंड होकर बैठ जाता हूँ, दिल और दिमाग की 70,000 रुपए। 2006 की मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि 2006 और 7 में इस समय पे ये चीज होती है मेरे लाइफ में। और वो मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है। व्यक्ति जब आते हैं और बताते हैं कि पहला एक ऐसा कारोबार है जहाँ पे आपको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। मैंने जिंदगी में पहली बार रॉयल्टी सुना था कि रॉयल्टी क्या होती है। पहली बार रॉयल्टी जैसी इनकम के बारे में मैंने सुना। वहां पे बताया गया कि रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को मिला करती है, या तो साइंटिस्ट को, या तो लेखक को, या तो गायक को। तो फिर जब देखने को पता चला कि चौथी रॉयल्टी आरसीएम से मिलती है, मैं तो कम पढ़ा लिखा था। वहां तो बताया गया कि यहाँ पे कम पढ़ा लिखा आदमी भी कामयाब हो सकता है, रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकता है। और उस मीटिंग के बाद जब मीटिंग समाप्त होती तो मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूँ और बुलाता हूँ, और मैं इस बिजनेस को साइन करता हूँ। साइन करने के बाद इस बिजनेस की शुरुआत होती है। शुरुआत ऐसे होती है कि मैं पहले महीने में कम से कम एक्साइटमेंट के साथ, मुझे बस उस व्यक्ति को मैं बोलता हूँ मुझे रॉयल्टी चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले 500 आदमी को आप जोड़ दो, आप रॉयल्टी चाहिए। मैं बोला बस 500 आदमी को जोड़ना है,
और जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। यानी मेहनत एक बार और इनकम बार 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 लाइफ टाइम। ये मेरे दिमाग में चला गया था क्योंकि मैं टेलर का काम कर रहा था और टेलर के काम से मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे अंदर में जब उस मीटिंग में गया तो मेरे अंदर एक ये चीज आ गई कि यार मेरे तो टेलर का काम करता हूँ, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दी तो मेरे पत्नी का क्या होगा। क्योंकि जब मेरी शादी होके आई, मेरी पत्नी आई, तो हमारे समाज में क्या होता, हमारे समाज में क्या होता, लेडीजें बाहर नहीं जाती है, घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है। तो मेरी जो मैडम थी वो पर्दे में रहा करती थी, 3 से 4 साल तक उनको किसी ने देख भी नहीं पाया था। तो जिसके वजह से मेरे अंदर ये था कि अरे यार मैं अगर खुदा खास्ता ना करे मेरे हाथ पैर का काम करना बंद कर दिए, मेरे परिवार का क्या होगा। तो रॉयल्टी इनकम मेरे दिमाग में घर कर गया था कि मुझे रॉयल्टी इनकम चाहिए। तो मैंने 10 दिन में मैंने 60 आदमी को ज्वाइन कराया था पहले टाइम पे। फिर दूसरे महीने में मैं बिजनेस को समझा नहीं था, सीखा नहीं था। फिर एक मीटिंग मैं करवाता हूँ और उस मीटिंग में मेरा एक्साइटमेंट ये बढ़ता है कि बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन मैं उस मीटिंग में देखा तो मैंने पंडाल लगाया, एक लीडर को इन्वाइट किया, लेकिन वहाँ पे एक गेट पे सिर्फ एक गेट पास काटने वाला, एक मैं और एक विजिटिंग लीडर, और कोई आया ही नहीं था। उस समय थोड़ा मनोबल गिरा, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि नहीं आप इसमें डटे रहिए, ये ऐसा होता है। मैं फिर लगा रहा। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए शुरुआती दौर में। जब हम आरसीएम करना शुरू किए तो मेरे अपने लोग मेरे अपना साथ छोड़ दिए, मेरे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया कि ये क्या पागलपन कर रहा है, ये आरसीएम में पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, इसको कोई यानी दुआ तावीज करा दिया है। ये जब देखो घर में मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, बस इनसे आरसीएम की बात करता है। तो मैं टेलर का काम करते करते आरसीएम कर रहा था। लेकिन उसी समय पे फिर जो है कि टेलर का काम करते करते मैं क्या हुआ, पापा मेरे रिटायर हो चुके थे 2006 में और 2007 में मुझे आरसीएम मिला। हम लोग एक किराए के घर में रहने लगे। जब हमें घर से बेदखल हुआ, जब मेरे पापा WCL क्वार्टर को छोड़ रहे थे, तब ऐसा लगा कि जिंदगी के 45 साल उन्होंने WCL को दिया और क्वार्टर को छोड़ना पड़ रहा था। अभी तक लगता था वही हमारा सब कुछ है, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि हम बेघर हो गए हैं। किराए के घर में हम रहना शुरू कर दिए। उसके बाद चैलेंजेस काफ़ी आने लगे। अब टेलर का काम मैं जब तक कर रहा था, टेलर में बहुत बड़ी इनकम तो नहीं थी, सिर्फ दाल रोटी चल पा रहा था। यानी कहते हैं कि टेलर के काम से आप अमीर नहीं बन सकते, दाल रोटी चला सकते हैं। तो दाल रोटी चल ही रहा था। सिलाई का काम करते करते मैं रेडीमेड का जमाना आया, थोड़ा दुकान पे कुछ फर्क पड़ने लगा पहले से ही। और मेरे साथ में जो कारीगर थे, मैं आरसीएम में पूरी तरीके से डूब चुका था। फिर मेरा दुकान में मन नहीं लगा करता था, मैं पूरा आरसीएम फुल प्लेस में करने लगा। धीरे धीरे करके मैंने दुकान को बंद कर दिया। मैं फुल प्लेस में आरसीएम करने लगा। लेकिन उस समय में कोई मेरे पास बड़ी पिन नहीं हुआ करती थी। मैं जोश के साथ में काम करना शुरू किया। फिर थोड़ा सा पैसे का चैलेंजेस आने लगा। परिवार में बच्चे फिर मेरे पास में थे। अब मेरे पास में जो बच्चे थे, उसके बाद परिवार को पालने के लिए पैसा भी चाहिए था, आरसीएम करने के लिए पैसा चाहिए था। फिर मैं काफ़ी संघर्ष करने लगा। काफ़ी संघर्ष के दौर में मैं गुजरने लगा। आरसीएम में करता था तो कभी कभी, अब उस समय मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए पैसा आवक जावक यानी उस समय रहता था। लेकिन डाउनलाइन अगर हमें फ़ोन न कर दे, मैं 1-1 रुपया बचा के रखता था, क्योंकि जाने का भी पैसा लगता था। मैं आरसीएम करते रहा। लेकिन इसी समय पे फिर एक घटना होती है कि अब हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है, पैसा उतना नहीं होता है, फील्ड पे जाना होता है, परिवार को भी संभालना होता है। तो उस समय पे मैडम के पास में एक समय ऐसा भी आता है कि मैडम के पास में एक लौंग बजती है नाक की, वो मैं सोनार के पास रखता हूँ, क्योंकि मुझे डाउनलाइन को फ़ोन करना होता, पैसे नहीं थे। उस लौंग को मैं सोनार के पास रख के मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा के जाता हूँ और भरा के फिर उसके बाद मैं फील्ड पे काम करता हूँ। और आरसीएम के पैसे के लिए मैं कई बार जब एटीएम में मैं जाता था, तो कई बार जब पैसा हमारा बिजनेस क्लोज यानी फाइनल होता था, तब हम एटीएम में जाते थे। कई बार बार मैं कार्ड डाल के देखता था, अब तो पैसा आ गया होगा, अब तो पैसा आ गया। उस समय में क्योंकि एटीएम जो है कंपनी एक्सिस बैंक का बनाई थी, उस पर 2 लाख का बीमा भी था, तो उस तरीके से देखा करते थे। अब वो पैसा आ जाता तो उससे बड़े संभाल के चलना पड़ता था। अब स्थितियां बहुत सारी नाजुक बन चुकी थी। मैं जोश में आके
दुकान तो बंद कर दिया था, लेकिन आगे नहीं सोचा था कि आरसीएम हमारा जो है भविष्य है, वो वर्तमान को खराब करके भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इतना मेरे पास में होश नहीं था। फिर आरसीएम हम करते रहे। एक समय ऐसा भी रहा कि मेरे घर में मेरी बच्ची जो थी पेट में थी, और मेरे घर में खाने के लिए चावल ही सिर्फ बचा था। सिर्फ चावल खा के मेरी मैडम उस बच्ची को, उसका मन कभी कुछ चीज करता था वो भी नहीं ला पाते थे। ये डर था कि घर में मेहमान अगर आ जाए तो चाय पिलाने की भी औकात नहीं थी। एक दिन मैडम हमारी, जब मेरी बच्ची होना ही था तो उसे हॉस्पिटल में सरकारी में भर्ती कराया। मेरे पास पैसा नहीं था, 5 रुपए की पर्ची मैंने कटा के मैडम को वहाँ पे भर्ती कराया। मेरी जो बच्ची हुई उस समय पे मैं आरसीएम में उतना बड़ा मेरे पास कोई लेबल नहीं था। उसी समय मेरे यानी ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था करूँगा तो क्या करूँगा। तो वो बच्ची मेरी मैडम को मैं इतना कहूँगा कि कितना पेशेंस उसने रखी। सरकारी हॉस्पिटल मेरी बच्ची हुई। उसके बाद फिर कहानी ऐसे शुरू होती। बीच में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते। मैं 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाया करता था। कभी साइकिल बीच में मोटरसाइकिल पंचर हो जाती थी, 25-25 किलोमीटर में धक्का मारता था और लेके जाता था। लेकिन बस इतना जोश था कि आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी बदलेगी, यकीनन मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। फिर एक समय ऐसे आया जब मेरी बेटी दुनिया में आई। उसके बाद फिर खुशी की लहर ये आई कि मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनता हूँ। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद मेरी इनकम जो है रॉयल्टी की जो है 20 से 25 हजार रुपये महीने आना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से मेरी शुरुआत लाइफ की, जो बोलते हैं ना कि एक अंधेरा जो होता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, जो इस आशा के साथ में था। फिर एक सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन में मेरी अपनी एक कहानी होती है। मेरे आंख से आंसू नहीं रुके रहे होते हैं कि मैंने जिस सफलता पाने के लिए, मैंने जो रॉयल्टी के लिए मैंने काम किया था, आज मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन गया हूँ। और मैं रॉयल्टी अचीवर बनते ही बराबर जो है कि मेरी इनकम अच्छी शुरू होती है। फिर एक मैं मोटरसाइकिल खरीदता हूँ। मोटरसाइकिल से मैं सफर को शुरू करता हूँ। मेरे पास इसके पहले मोटरसाइकिल एक मैंने टेलर के काम से मैंने बजाज फॉरेस्ट चैंपियन खरीदा था, लेकिन आरसीएम की कमाई से मैंने जो है कि बजाज डिस्कवर नई मैं बुक करता हूँ इस बिजनेस को करने के लिए। पहली मेरी एक आरसीएम की कमाई से बजाज डिस्कवर की शुरुआत में करता हूँ। फिर मैं फुल प्लेस में काम करता, फिर मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनता हूँ। 2011 में मैं अल्टो K10 कार लेता हूँ। अल्टो K10 कार में लेने के बाद में 2011 में जैसे मैं कार लेता हूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। मैं अपने बिजनेस को लेकर मैं यूपी जैसे ही जाता हूँ तो 2011 में फिर हमारे साथ एक हादसा होता है कि एक खबर आती है पेपर में कि अब आरसीएम के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तब मैंने कार लिया था। कार मेरी 2 से 3 हजार 4 हजार किलोमीटर ही चल नहीं पाई थी। मैं यूपी में था और यूपी में मुकेश कोठारी जी का प्रोग्राम था, और सुबह सुबह पेपर में न्यूज आ जाता है कि आरसीएम के साथ इस तरीके से हादसा हो गया। फिर मैं उस कार को लेके वापस मैं महाराष्ट्र पे आता हूँ। फिर उसके बाद मैं इंतजार करता हूँ। फिर कई धरना होते हैं। 1 साल तक हम लोग इंतजार करते। वो कठिन दौर और तरीके से बीता कि जिस समय ये हादसा हुआ तो उस समय में इनकम हमारी 0 हो गई थी, और मैंने संकल्प ले लिया था मैं दूसरे काम को हाथ नहीं पकड़ूंगा। कई कंपनियां, कई लोग आए मेरे यहाँ पे, कई ऑफर लेके आए, लेकिन मेरा एक ही संपर्क था, जीना मरना मेरा आरसीएम, जीना मरना मेरा आरसीएम रहेगा। और उस समय फिर मुझे वो कार को मेरे को बेचना पड़ा। 5000 किलोमीटर मेरी कार नहीं चली थी। फिर मेरे को कार को बेचना पड़ा। फिर मेरे पास में जो भी मैडम के पास थे घर परिवार चलाने के लिए, मैंने वो गहने को भी बेचा। उसके बाद मैंने इस काम को यानी इंतजार किया कि नहीं आरसीएम खुलेगा। और यकीन जानिए इतना विश्वास, फिर 2012 में आरसीएम फिर से यानी खुलने की न्यूज आती है, और उस समय पे वो काला समय फिर चला जाता। उस काला समय पे बहुत सारे संघर्ष रहे। मैं क्या बताऊं, सबने साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक मम्मी पापा रिश्तेदार बोले, देखे हम बोलते थे ना कि तुम बर्बाद हो जाओगे, आज आरसीएम नहीं रहा। लेकिन मेरा एक अंदर आत्मा से कहता था नहीं आरसीएम खुलेगा और एक दिन जरूर हम और कामयाबी पे होंगे। मेरे अंदर से तब हम डिप्रेशन में चले गए थे। मैं किसी से बात नहीं करता था, अकेला रहना शुरू कर दिया था। बहुत
सारी चीजें हो गई थी, लेकिन बस एक ही चीज आज थी कि आरसीएम खुलेगा। और 2012 में फिर आरसीएम की शुरुआत होती है दोस्तों। फिर हम जीरो से आरसीएम की शुरुआत करते हैं। मेरे अंदर चेहरे पे फिर चमक आ जाती है, मैं फिर तेजी से काम शुरू करता हूँ। हम लोग जीरो से शुरू करते, फिर मैं एक गाड़ी लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास जीवन का फिर अंधेरा फिर खत्म होता, फिर उजाला शुरू होता है। फिर मैं एक गाड़ी लेता हूँ एक्टिवा, फिर एक्टिवा लेने के बाद मैं काम की शुरुआत करता हूँ। फिर तेजी से काम हमारा फिर बढ़ता है, मैं फिर इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर, फिर इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनता हूँ। और दोस्तों इसी तरीके से करते करते फिर उसके बाद हमारे बीच में फिर लॉकडाउन लग जाता है, फिर कोरोना आ जाता है। कोरोना आ जाने के बाद दुनिया की इनकम ठप हो जाती है, दुनिया की इनकम ठप हो जाती है, दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन उस दिन मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था। जिस दिन लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में सारी दुनिया की इनकम ठप हो गई थी और हमारी इनकम अप थी। यानी मेरी एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,19,000 आती है, जहाँ पे कि दुनिया परेशान हो जाती है। उस समय में मैं जाके 12 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन कार बुक करता हूँ दोस्तों। उस तरीके की जिंदगी, यानी मेरे को उस दिन लगता है कि नहीं सही, मैंने सही काम किया था आरसीएम को ज्वाइन करके। लोगों को मैं पैदल देख रहा था, भाग रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, किस किस प्रकार की जिंदगी थी लोगों की दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ, यानी वो स्थितियां कैसी थी जिस समय पे मैंने आरसीएम की शुरुआत किया था। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, यस सर। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। जब मैंने आरसीएम की शुरुआत किया था तो शुरुआत करते समय पे जो है कि मेरे साथ में मेरा जो ड्रीम था, और ड्रीम के साथ साथ में जो मेरा सपना था, और उस सपने में जो है कि उसमें जो है कि उस सपने में मेरे छोटे जो बच्चे थे, मैं उसमें देखा कि मेरी एक स्टोरी उस पे ये थी कि मेरे स्क्रीन में देखिएगा, फोटो आएगी, ये देखिए, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको? ये छोटे छोटे, ये नन्हे 3 बच्चे थे मेरे को। ये मेरी छोटी वाली बेटी है, मेरी बड़ी बेटी मेरा बेटा था, और एक पीछे में कैलेंडर दिख रहा होगा। ये मेरा 2007 का सपना था कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास मोटरसाइकिल होगी, मेरे पास घर होगा, मैं इस बिजनेस का डायमंड अचीवर बनूंगा, मैं इस बिजनेस के बड़े लेवल पे जाऊंगा और मैं भारत के लिए काम करूंगा। मुझे गर्व होगा कि मैं भारत के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे कैलेंडर दिख रहा है 2007 का। अब इस तरीके की मेरी ये स्टोरी थी। इसके बाद में एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि मेरे हालात पहले कैसे थे, मैं कैसे दिखता था पहले। यानी आरसीएम से पहले एक इस तरीके की मेरी जिंदगी हुआ करती थी। मैं एक भूत बंगले की तरह रहता था। लोग ये तस्वीर को देख लीजिए, ये अच्छे तरीके से देखिए कि ये 2007 का ये लड़का जो कभी सोच भी नहीं सकता था, एक कम पढ़ा लिखा लड़का जिसको खुद को विश्वास नहीं होता था कि कभी ये काम कर पाएगा, लेकिन आज आरसीएम की ताकत की वजह से, जिसके पास एक मोटरसाइकिल की औकात नहीं थी, आज 12 लाख रुपए की कार से चलता है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आज वो इंग्लिश भी लिख लेता है, पढ़ भी लेता है। हिंदी नहीं आती थी, वो भी लिख लेता, पढ़ लेता है। और आज ये सब कुछ अगर कहीं से हो पाया, आज अगर लाइफ में बाहर, आज मेरे तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मुझे गर्व है। एक मेरा बेटा 12वीं में है, एक मेरी बेटी 12वीं भी कर चुकी है, एक बेटी मेरी अभी 10वीं क्लास में है। मेरी मैडम, जिसको मेरे पास हैसियत नहीं थी कि मेरी बिटिया पेट में थी तो चावल खा के रहती थी, आज मेरे वो दिन याद आते। आज मेरे बच्चों के लिए मैं सोचता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। आज मेरी मैडम को मैं एक जोड़े कपड़े नहीं दिला पाता था, लेकिन आज के डेट में अगर वो जाती है मार्केट में तो कपड़े एक जोड़ा नहीं 7-7 जोड़े कपड़े खरीद लेती है। दोस्तों वो दिन को याद कर लेते तो आंख में पानी आ जाता है। लेकिन ये वो दिन नहीं थे, लेकिन आज खुशी के भी ये दिन है कि जिस मम्मी पापा को कोरोना के टाइम पे मैंने देखा, मेरे मम्मी पापा जो सब कोई साथ छोड़ चुका था, कोरोना के टाइम पे मेरे मम्मी पापा यूपी में थे और यूपी में उनको कोरोना टाइप हो गया था। मैं जैसे ही यहाँ से यूपी गया, बॉर्डर पे सबको जाना आना बंद था। उस दिन मैंने आरसीएम की ताकत को देखा। मैं इसी कार से मैं गया था यूपी में और बॉर्डर पे अपना आरसीएम का कार्ड दिखाया था, मुझे जाने मिला, मुझे कहीं नहीं रोका गया। मैं 3 बॉर्डर क्रॉस किए, एमपी और यूपी को क्रॉस करने के बाद जब मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी और मेरे पापा बुखार में तड़प रहे हैं। मेरे को लगा अब ये नहीं बच पाएंगे। मैंने किसी तरीके से मम्मी से
हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट किया, चलो नागपुर चलो, नागपुर मैं तुम्हें सही करा दूंगा। लेकिन वो भी रो रहे थे कि नहीं बेटा, अब हमारी जिंदगी ऐसी चलेगी। मैंने किसी तरीके से इस गाड़ी में लाया और अपनी बहन के पास लेके गया। रात के 12 बजे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार बहन इनको बोल दो कि नागपुर चले जाएं, ये ठीक हो जाएंगे। मैं अपने मम्मी पापा को इस गाड़ी में बिठाता हूँ। रात के 12 बजे मैं यूपी से लेके आता हूँ नागपुर महाराष्ट्र, और अपनी न्यूट्रीचार्ज S5 को मैं देना शुरू करता हूँ और प्रोडाइट को देना शुरू करता हूँ। तो मैं 7 से 8 दिन के अंदर उनके यानी हेल्थ पे सुधार देखता हूँ, और 1 महीने के बाद देखता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ठीक हो गए। उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि वाह यार सीएम, अगर ये मेरे को कार नहीं लिया होता मैं, तो इस कोरोना में मैं अपने मम्मी पापा को देता। आज मम्मी पापा को मैंने, दुनिया में बोलते सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, उनकी दुआएं। तो आज इस बिजनेस की बदौलत, अगर कार नहीं होती तो आज मैं अपनी मम्मी की जान नहीं बचा सकता था। दोस्तों, इस तरीके की जो लाइफ स्टाइल स्टोरी थी, ये स्टोरी थी जो कि आज आसिम की वजह से, लेकिन आज वो लाइफ स्टाइल हो चुकी है कि आज मेरे पास खुद का करोड़ों का मकान नागपुर जैसे सिटी में है, और 1 रुपए का भी फाइनेंस नहीं है। आज एक कमरे पे हम लोग नहीं रह पाते थे किराए के मकान में। आज मेरे घर में कम से कम 1 हॉल, 2 बेडरूम नीचे है, किचन बाथरूम वो है, और ऊपर में 6 कमरे हैं जिसमें मेरे अपलाइनों के लिए रहने के लिए मैंने व्यवस्था बनाई। अभी तो एक आम इंसान की सोच है, अभी तो कार हुआ, अभी तो घर हुआ है, ये तो एक आम इंसान की अभी तो यानी शुरुआत भी नहीं हुई। अब मेन काम तो अब शुरू होने वाला है, जो अब कंपनी ने जो प्लान रहा है, अब जो काम होने वाला, अब तो बड़े बड़े बंगले और करोड़ों रुपए आएंगे। सिर्फ अपने नहीं आएंगे, अब लोगों को लाने का भी माध्यम बनेंगे, जो नए भारत का निर्माण, जो आत्मनिर्भर। दोस्तों, इतनी सी बातें मुझे बताना था सर, जैसे इतने बड़े मंच पे आज स्टोरी को लेके बताना था। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, किसी कारण क्या करे, रोक नहीं सकते अपने आप को। तो बहुत बहुत थैंक्स जितेंद्र शर्मा सर और BM गुप्ता सर। ये मेरी स्टोरी थी, ये मेरी लाइफ स्टाइल। अब आज के डेट में एरोज बेग जो टेलर का काम करता था, एरोज के नाम से मुझे जानते हैं लोग, इश्तियाक बेग मेरा नाम है, लेकिन एरोज इसलिए मुझे जानते हैं क्योंकि एरोज न्यू फैशन टेलर, लेडीज एंड जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट मेरे दुकान का नाम हुआ करता था। तो इस वक्त मुझे जानते हैं। बहुत बहुत थैंक्स सबको। जय आर सिंह, थैंक यू।